पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर निबंध पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से पता चलता है, यह पाठ किसके विषय में है? रक्त के विषय में। रक्त मतलब खून, हमारे शरीर में जो खून है उसके बारे में ये पाठ है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त अर्थात खून। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो इस पहले पैराग्राफ में दो बच्चों के बारे में बताया गया है, दिव्या और अनिल। अनिल जो है वो दिव्या का बड़ा भाई है और दिव्या थोड़ी बीमार है, इसलिए वो डॉक्टर के पास खुद को दिखाने के लिए गई है अनिल के साथ। डॉक्टर अस्पताल में जब उसे देखते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, और इसकी जांच कराने के लिए वे उसको पास के एक कमरे में भेज देते हैं, जहां पर कि अनिल को अपनी पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती है और वह अनिल से पूछती है कि वो अस्पताल क्यों आया है। तो अनिल डॉक्टर दीदी को बताता है कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए उनके पास भेजा है। आगे इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल ली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद जब डॉक्टर दीदी को पता चला कि वो दिव्या के खून की जांच कराने के लिए उनके पास आए हैं, तो उन्होंने दिव्या की उंगली में से खून की कुछ बूंदें लेकर एक शीशी में भर लिया और उसे एक स्लाइड पर लगा दिया। स्लाइड जो होती है वो कांच की बनी हुई एक छोटी सी पट्टी होती है आयताकार, और उसके ऊपर किसी भी चीज को जिसका हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करना है रखकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाकर उसका अध्ययन किया जाता है। स्लाइड एक कांच की आयताकार पट्टी जैसी चीज होती है और जिसके ऊपर जिस भी चीज के नमूने का हमें सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा को लगाकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने दिव्या की खून की बूंदें ले ली और स्लाइड पर उसको फैलाकर अनिल से कहा कि तुम कल दिव्या की खून की रिपोर्ट अस्पताल से ले जा लेना। अगले दिन जब अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और अनिल ने क्या देखा कि वह सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास की कुर्सी पर बैठ गया और जांच पूरी होने के बाद दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया अर्थात खून की कमी। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिव्या कुछ दिन दवा लेगी तो उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा। आगे अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा।
बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब जब अनिल को ये पता चला कि दिव्या को एनीमिया की बीमारी है, तो उसने डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले उसे रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त कैसे बना है और रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है। डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिखने में तो रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। यहाँ पर भानुमति का पिटारा जो है वो एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया गया है। और ये मुहावरा कब प्रयोग होता है? ये मुहावरा उन जगहों पर प्रयोग होता है जहाँ पर हमें ऐसी चीजों के बारे में बताना हो कि जो दिखने में तो बहुत छोटी या सामान्य सी लगती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी अन्य चीजें निहित होती हैं। जैसे यहाँ पर लेखक हमें रक्त के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस मुहावरे का प्रयोग किया है, क्योंकि रक्त दिखने में तो एक लाल रंग का द्रव है ऐसा दिखता है, परंतु रक्त के अंदर क्या है, बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए इस मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर डॉक्टर ने अनिल को बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं मोटे तौर पर। एक तो वह भाग जो कि तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े बहुत तरह के कण होते हैं, लाल, सफेद या कुछ ऐसे भी कण जिनका कोई रंग नहीं होता, यानी कि बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये कण रक्त के प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अर्थात प्लाज्मा जो है वो एक द्रव है जिसमें कि लाल, सफेद और बिना रंग के बिंबाणु हमेशा तैरते रहते हैं, या प्लेटलेट्स हमेशा तैरते रहते हैं। आगे इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। जब अनिल को ये पता चला कि रक्त जो है वो प्लाज्मा और लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स से मिलकर बना है, तो अनिल को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। इसलिए उसको रक्त के बारे में समझाने के लिए डॉक्टर दीदी ने अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। और स्लाइड आपको अब मैं बता चुकी हूँ कि स्लाइड क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और सूक्ष्मदर्शी को फोकस किया। सूक्ष्मदर्शी को स्लाइड को ठीक से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंस को आगे पीछे बढ़ाकर उसको ठीक दूरी पर लगाया जाता है, ताकि स्लाइड में जो भी चीज हमें देखनी है वो हम आराम से देख सके। तो उसको फोकस करना कहते हैं। और फिर डॉक्टर दीदी उसको सूक्ष्मदर्शी में लाल रक्त कणिकाएं दिखाने लगी। जब अनिल ने स्लाइड देखी तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्लाइड में रक्त की सिर्फ एक बूंद थी और उसे बहुत सारे कण दिखाई दिए। तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक बूंद में इतने सारे कण हैं, और ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसे वो बहुत सारे कण ऐसे लगे जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही उस एक रक्त की बूंद में उपस्थित हो। तो
जब उसे ऐसा आश्चर्य हुआ तो दीदी ने उसे समझाया कि लाल रक्त कणिकाएं बनावट में कैसी होती हैं, बालूशाही की तरह होती हैं, गोल होती हैं और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबी हुई होती हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है और 1 मिलीमीटर रक्त में हमें 40 से 55 लाख तक लाल रक्त कणिकाएं मिलती हैं। आगे, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। फिर डॉक्टर दीदी अनिल को आगे क्या बताती हैं कि इन लाल रक्त कणिकाओं की वजह से, जो कि कैसी होती हैं, आकार में बालूशाही की तरह होती हैं, और इनकी वजह से ही हमें रक्त या खून लाल रंग का दिखाई देता है। ये कणिकाएं शरीर के लिए दिन रात काम करती रहती हैं और सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है और 4 महीने पूरे होते होते ये नष्ट होने लगती हैं। लेकिन सारी कणिकाएं एक साथ ही नष्ट नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे नष्ट होती हैं। और फिर क्या होता है, जब अनिल ने ये सुना तो उसे लगा कि ऐसे तो सारी रक्त कणिकाएं कुछ ही महीनों में खत्म हो जाती होंगी। फिर डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि हड्डियों के बीच के भाग में यानी मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो अनिल को बहुत चिंता हुई कि ये कण तो कुछ महीनों में ही इस प्रकार खत्म हो जाएंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली कि ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में यानी मज्जा में ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ पर कि प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की मदद से क्या होता है, हड्डियों के बीच के भाग यानी मज्जा में ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ पर कि प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है और इन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता रहता है। आगे, यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जब अनिल को पता चला कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारी हड्डियों के मज्जा में स्थित छोटे छोटे कारखानों में होता है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और डॉक्टर दीदी ने उसे ये भी बताया कि प्रोटीन और अन्य पौष्टिक पदार्थ जो भी हम अपने खाने में खाते हैं, विटामिन आदि, वो इन लाल रक्त कणिकाओं के बनने में कच्चे माल का काम करते हैं।
फिर डॉक्टर दीदी आगे उसे बताने लगी कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि पौष्टिक आहार में ये सभी तत्व यानी विटामिन और प्रोटीन आदि उपयुक्त मात्रा में होते हैं या उचित मात्रा में होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उचित रूप से आहार ग्रहण नहीं करता तो हड्डी के मज्जा में स्थित इन कारखानों को उपयुक्त कच्चा माल नहीं मिल पाता। अब अगर हम यदि इन सब पौष्टिक चीजों को खाएंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में यह प्रोटीन, विटामिन आदि कैसे पहुंचेंगे, और जब ये नहीं पहुंचेंगे तो लाल रक्त कणों का निर्माण भी नहीं होगा और हड्डियों में स्थित कारखानों को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल नहीं मिलेगा और लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाएंगी और रक्त में इन कणिकाओं की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। तो अनिल उनसे पूछता है कि क्या अगर संतुलित आहार हम नियमित रूप से खाएं तो हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि हाँ, काफी हद तक उसका उत्तर ठीक है कि संतुलित आहार ठीक तरह से खाने से मनुष्य को एनीमिया नहीं होता, लेकिन और भी कारण है जिनसे एनीमिया होता है और उनमें से एक प्रमुख कारण है पेट में कीड़ों का होना। अब पेट में ये कीड़े कैसे होते हैं? जब हम दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आगे, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, दीदी आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु या प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को यह बताया कि हमें एनीमिया की बीमारी संतुलित आहार न लेने से और पेट में कीड़े होने की वजह से होती है, तो अनिल को बहुत आश्चर्य हुआ और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमें पूरी तरह से साफ सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया अनिल को कि एक और तरह के कीड़े भी होते हैं जो कि अपने अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर देते हैं। तो जब हम नंगे पैर गंदी जगह में इधर उधर घूमते हैं तो ये अंडे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, हमेशा चप्पलें या जूते पहनने चाहिए और साथ ही साथ शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, खुले स्थानों में शौच नहीं करनी चाहिए। फिर अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि आपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में तो इतना सब कुछ बताया, पर आप कह रही हैं कि रक्त में सफेद रक्त कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स भी तो होते हैं, तो आप उनके बारे में भी मुझे कुछ बताइए कि शरीर में उनका क्या काम है। आगे दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी-फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो दीदी ने अनिल को क्या बताया कि सफेद कणिकाएं क्या है? हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, क्योंकि
जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम क्या होता है? रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अर्थात जब कभी आपकी उंगली कट जाती है तो उससे खून बहने लगता है और थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि वो खून अपने आप ही जम जाता है। अब अगर आप सोचिए कि वो खून जमे ही ना तो क्या होगा कि आपके शरीर का सारा रक्त धीरे धीरे इसी तरह बाहर बह जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये जो हमारे शरीर में उपस्थित बिंबाणु है या प्लेटलेट्स हैं, ये क्या काम करते हैं? रक्त को जमाने की क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा, आपको पता है रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा में ये रक्त कणिकाएं सदैव तैरती रहती हैं। अब प्लाज्मा में एक प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि जब हमारी कोई रक्तवाहिका कट जाती है या कोई नस कट जाती है तो उसकी कटी हुई दीवार में मकड़ी की तरह एक जाला बुन देता है और बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो होते हैं वो इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई हुई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। आगे अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो जब अनिल को यह पता चला कि जो प्लेटलेट्स होते हैं या बिंब कणिकाएं होती हैं वे खून को जमाने में मदद करती हैं, तो अनिल ने दीदी से पूछा कि अगर गहरा घाव हो तब तो बहुत अधिक खून निकलता है और वो बहता ही जाता है। तो दीदी ने उसे बताया कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए और उसको गहरा घाव हो जाए या गहरी चोट लग जाए और घाव से बहुत ज्यादा खून बहने लगे तो व्यक्ति को तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति पड़ती है तो कई बार खून को रोकने के लिए टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट से बहने वाले खून को रोकने के लिए उस स्थान पर एक साफ कपड़े को कसकर भी बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से भी रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत ज्यादा रक्त बह जाता है तो कई बार खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अनिल ने पूछा कि ऐसे समय में क्या हम किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? आगे दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो दीदी ने उसे बताया कि नहीं, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। रक्त कुछ विशेष गुणों के आधार पर वर्गीकृत होता है और उसके प्रमुख 4 वर्ग होते हैं। जिस व्यक्ति का रक्त जिस वर्ग समूह से संबंधित होता है उसे उसी वर्ग समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। इसके लिए जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की पहले जांच की जाती है। आगे, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा कि अगर जरूरत के समय जिस व्यक्ति को जो रक्त चाहिए उस समूह वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा फिर क्या करेंगे? फिर उसके शरीर में रक्त कैसे चढ़ाएंगे? तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया? उन्होंने कहा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा।
तो दीदी ने अनिल को बताया कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी व्यक्ति को अपने ब्लड ग्रुप का ब्लड ना मिले या अपने रक्त समूह का रक्त ना मिले, तो वो ब्लड बैंक से अपने रक्त समूह का रक्त ले सकता है या उसके रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से मिल सकता है। इसी आपातकालीन स्थिति के लिए यानी इसी परेशानी की स्थिति के लिए, अचानक आई गई स्थिति के लिए क्या बनाए गए हैं? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं और इनमें हर रक्त समूह का रक्त हमेशा तैयार रहता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। तो अनिल ने आगे क्या पूछा? क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। तो अनिल ने दीदी से पूछा कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने अनिल को बताया कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही केवल रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में एक व्यक्ति के शरीर से कुल 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः जनधारणा यही है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है। हम लोग यही सोचते हैं ज्यादातर कि अगर कोई व्यक्ति अपना रक्त देता है ब्लड बैंक में तो उसको कमजोरी होती है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। और वैसे भी हमारे शरीर में कुल लगभग 5 लीटर खून होता है और अगर इसमें से थोड़ा सा खून हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान देने के लिए देते हैं तो ये उसके ऊपर बहुत बड़ा परोपकार होगा। आगे तो फिर बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से क्या कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी नियमित रूप से मतलब नियम से रक्तदान किया करूंगा। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए उसे शाबाशी दी। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत में दिया गया पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ा और अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अपने अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।